बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 10 किशोरावस्था की। और तो बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है, किस वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इसके साथ साथ इस अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन शरीर में दिखाई देते हैं और इन परिवर्तनों के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, ये सब बातें हम इस पाठ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य या फिर जो सभी सजीव होते हैं, ये अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब ये जो जनन की अवधि होती है, तो ये मनुष्य में या फिर अधिकांश जंतुओं में जो है जन्म के कुछ समय पश्चात जो है वो प्राप्त होती है। यानी कि जन्म से ही जो है कोई भी मनुष्य जो है वो जनन के योग्य नहीं होता है। धीरे धीरे एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद जो है मनुष्य में जो है जनन की क्षमता जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मानव या फिर बहुत से अन्य जंतु जो है वो एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। यानी कि इस आयु तक पहुंचने के बाद ही क्या होगा, उनमें जनन की क्षमता का विकास होगा। तो ये जो अवस्था है, यह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। और ये जो किशोरावस्था है, इसमें क्या हो रहा है, विशेष हार्मोनों के प्रभाव के द्वारा बच्चा जो है वो बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। यानी कि बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बच्चों, ये किशोरावस्था जो है वो कौन सी अवस्था होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो किशोरावस्था या फिर जो यौवनारंभ है, तो ये अवस्था जो है मनुष्य में जनन के कुछ समय बाद चालू होती है। हमें पता है कि मनुष्य जो है वो जब जन्म लेता है तो उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसके शरीर में वृद्धि और विकास होता रहता है। यानी कि जो छोटा शिशु है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। लेकिन 10 या 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसके बाद में शरीर में जो है एकाएक तीव्रता से परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि जो वृद्धि और विकास है वो एकदम तेजी से होने लगता है। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था होती है। अब इस अवस्था में क्या हो रहा है कि जो शारीरिक परिवर्तन है उनमें एकाएक तीव्रता आ रही है और बहुत सारे जो है परिवर्तन शरीर में दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। और यह जीवन काल की वह अवधि होती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो बच्चा है वो जनन के योग्य हो जाता है। यानी कि उसमें जनन परिपक्वता आ जाती है, वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। अब ये जो किशोरावस्था है, ये कौन सी आयु की अवस्था है, तो बच्चों मनुष्य के अंदर जो है 11 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, जो 18 या 19 वर्ष की अवस्था तक चलती है। अब ये जो अवस्था है, इसका नाम रखा गया है टीन एज। अब इसको टीन एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी इसका शब्द देखें आयु का, तो जो 13 है यानी कि 13 वर्ष की अवस्था है और 18 और 19 है, तो इनके अंत में क्या आ रहा है, टीन जो है ये शब्द इसमें आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टीन एज रखा गया है। यानी कि टीन आयु जो है इसे कहते हैं। और इस उम्र के जो किशोर किशोरियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं टीनेजर्स। यानी कि क्या है, वो इस अवस्था में 13 से लेके 19 वर्ष की अवस्था में वो प्रवेश कर चुके हैं, तो वो क्या हो गए, टीनेजर्स हो गए। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या हो रहा है, जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें जनन की क्षमता का विकास होता है। बहुत सारे हार्मोन के प्रभाव से क्या होते हैं, वे जनन के योग्य हो जाते हैं। और उनमें क्या होता है, यौवनारंभ का संकेत ये होता है। उनमें क्या हो रहा है, जनन की क्षमता का विकास हो रहा है और बहुत सारे जो परिवर्तन हैं उनके शरीर में दिखाई देते हैं। तो अगर हम किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझें, तो उसमें सबसे पहला क्या है, लंबाई में वृद्धि। यानी कि सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, जो किशोर किशोरियां हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो बच्चों, जो हमारे हाथ पैरों की जो अस्थियां हैं उनकी लंबाई में जो है एकदम तेजी से वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था के अंदर। शुरुआत में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनकी जो लंबाई है वो तीव्रता से बढ़ती है। क्या कहेंगे हम कि इस समय जो है शरीर की लंबी अस्थियों में, यानी कि हाथ और पैर की जो अस्थियां होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति कैसा होगा, लंबा हो जाएगा। जो लड़कियां होती है उनकी लंबाई जो है वो अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से बढ़ती है लड़कों की अपेक्षा में। लेकिन जो 18 वर्ष की आयु होती है तब तक क्या कर रहे हैं, दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इस अवस्था में पहला परिवर्तन क्या होगा, उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा परिवर्तन क्या होता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। जो लड़के और लड़कियां हैं किशोर अवस्था में,
उनमें क्या होगा, उनकी शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा। जो लड़के होते हैं उनमें क्या हो रहा है, वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, उनका जो वक्ष स्थल है वो चौड़ा हो जाता है। जबकि जो लड़कियां हैं उनमें कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। इसी के साथ साथ जो लड़के होते हैं उनमें जो शारीरिक पेशियां होती है उनके अंदर सुस्पष्ट और गठी हुई वो दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास है वो तेजी से हो रहा है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। चलो आगे देखते हैं, आगे जो परिवर्तन है वो क्या है, वो है स्वर में परिवर्तन। तो बच्चों, किशोरावस्था में जो होता है वो लड़के और लड़कियों की आवाज में परिवर्तन होता है। हमारे गले के अंदर जो है एक स्वर यंत्र पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, लैरिंक्स भी कहते हैं। ये जो लैरिंक्स है ये किशोरावस्था में लड़कों के अंदर जो है इसमें तेजी से वृद्धि जो है होती है और एक उभार के रूप में जो है ये इस तरह से गले में दिखाई देता है, सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। किसमें? लड़कों में। और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। जबकि लड़कियों में जो है ये अपेक्षाकृत कम विकसित होता है, स्वर यंत्र जो है वो छोटा होगा, कम विकसित होगा। और लड़कियों की जो आवाज होती है वो मधुर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी आवाज का जो तारत्व होता है वो बहुत ही उच्च होता है। लड़कों की आवाज जो है वो मोटी या भारी होती है। तो ये हो गया स्वर में परिवर्तन। अगला परिवर्तन क्या है? अगला है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो किशोरावस्था होती है उसमें तेल ग्रंथियां या जो स्वेद ग्रंथियां होती है उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इस उम्र में किशोर किशोरियों के चेहरे पर जो है फुंसियां या मुहासे जो है वो अधिक संख्या में होते हैं। तो क्या कहेंगे हम इसमें कि किशोरावस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। जो ऑयल ग्लैंड है या फिर जो स्वेट ग्लैंड है उनमें क्या हो रहा है, उनका जो स्राव है वो बढ़ रहा है। इस वजह से फुंसियां और मुहासे जो है वो अधिक होते हैं। अब बच्चों, ये जो तेल ग्रंथियां या फिर जो स्वेद ग्रंथियां होती है ये क्या करती है, अपना स्राव नलिकाओं के माध्यम से जो है प्रवाहित करती है। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये अपना स्राव जो है सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित कर देती है, यानी कि इनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। इसलिए इन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है कोई भी नलिका नहीं है। ये अपना स्राव जो है हार्मोन जो है वो सीधे जो है रुधिर में प्रवाहित कर देती है। और उस रुधिर प्रवाह के साथ साथ ये जो हार्मोन होते हैं ये शरीर के विशिष्ट भागों पर या फिर अपने लक्ष्य स्थल पर, जिस लक्ष्य तक इसे पहुंचना है, जहां पर इसको काम करना है, वहां तक ये पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो परिवर्तन है वो है जनन अंगों का विकास। तो बच्चों, किशोरावस्था में जो है वो जनन क्षमता का विकास होता है, यानी कि जो बालक बालिका हैं वो जनन के योग्य हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो है जनन अंगों का विकास भी तीव्रता से होता है। अगर हम बात करें लड़कों में तो जो नर जनांग है, वृषण और शिशन, ये क्या होते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। और जो वृषण है उनसे जो है शुक्राणुओं का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। और लड़कियों में अगर हम देखें तो अंडाशयों में जो है वो वृद्धि हो जाती है और अंडाणु जो है वो परिपक्व होने लगते हैं। और प्रत्येक मास जो है किसी भी एक अंडाशय से जो है अंडाणु का निर्मोचन होता है। कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है। तो ये क्या हो गए, जनांगों का विकास। कब हो रहा है? ये किशोरावस्था में होता है। अगला परिवर्तन क्या है? अगला परिवर्तन है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। यानी कि क्या हो रहा है इस अवस्था में, मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। बच्चे की सोचने समझने की क्षमता जो है उसमें विकास होता है। क्या कहेंगे हम कि जो व्यक्ति का सोचने का ढंग है उसमें परिवर्तन आता है। पहले उसमें हम बोलते हैं ना बच्चे की वाली बुद्धि रहती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे किशोर में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी जो सोचने की तरीका है, जो उसका तर्क वितर्क करने का तरीका है, उसमें परिवर्तन आता है। इसी के साथ साथ किशोर जो है वो अधिक स्वतंत्र और सचेत होते हैं। उनका जो बौद्धिक विकास है वो भी तीव्रता से होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि इस अवस्था में जो है मस्तिष्क की सीखने की क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। यानी कि बच्चा जो है इस अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में जो है उसे सिखाया जा सकता है। तो ये हो गए कौन से परिवर्तन, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। अब इसके साथ साथ जो है कुछ विशेष परिवर्तन भी जो है लड़के और लड़कियों में दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। अब ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं कि ये वे लक्षण होते हैं
जिससे हम लड़के और लड़कियों में अंतर कर सकते हैं, यानी कि इन लक्षणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो क्या होते हैं ये कि ये जो लक्षण होते हैं ये लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे कि लड़कियों में क्या होगा, स्तनों का विकास होता है, और लड़के जो होते हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। तो ये क्या है, ये गौण लैंगिक लक्षण है। तो इन लक्षणों को देखकर जो है लड़कियों को लड़कों से अलग किया जा सकता है। अब ये जो लैंगिक लक्षण है ये कैसे इनका विकास हो रहा है, क्या होता है इसमें कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अभी हमने देखा था कि हार्मोन क्या है, हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या हो रहे हैं, सीधे जो है रुधिर में स्रावित होते हैं, और वहां से जो है ये अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य स्थल है, वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर जो है ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो हार्मोन है ये क्या होते हैं, विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किससे स्रावित हो रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब अलग अलग कार्य के लिए जो है शरीर में अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे कि पुरुष जो है उनमें क्या होगा कि वृषण जो है उससे कौन सा हार्मोन होगा, पौरुष हार्मोन, या फिर उसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, इसका स्राव होता है। कहाँ से हो रहा है ये, वृषण से हो रहा है, और क्या नाम है इसका, या तो हम इसे कहेंगे पुरुष हार्मोन या फिर क्या कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या कर रहा है कि लड़कों के चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आना इस हार्मोन की वजह से जो है प्रारंभ होते हैं। इस हार्मोन के कारण ही क्या हो रहा है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ का विकास होता है। जबकि लड़कियों के अंदर जो है, लड़कियों में क्या हो रहा है, जो अंडाशय है उससे जो है स्त्री हार्मोन, क्या नाम है इसका, एस्ट्रोजन, इसका स्राव प्रारंभ होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़कियों में जो है वो स्तन विकसित होते हैं और उनके अंदर जो दुग्ध स्रावी ग्रंथियां हैं उनका भी क्या होता है, विकास होने लगता है। स्तन के अंदर जो है दुग्ध स्रावी ग्रंथियां विकसित होने लगती है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है, अब ये जो हार्मोन हम बात कर रहे हैं किसकी, एस्ट्रोजन की या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, यानी कि नर हार्मोन और मादा हार्मोन की। ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है वो कंट्रोल करेगी कि अंडाशय और वृषण से जो है हार्मोन उनका उत्पादन प्रारंभ किया जाए या रोका जाए। तो वो कहाँ से नियंत्रित हो रहा है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन से। तो अगर हम इसमें लैंगिक जो हमारे लक्षण हैं उनके अंदर हार्मोनों का प्रभाव देखें हमारी जनन क्षमता में, तो क्या कह सकते हैं हम कि हमारे शरीर में जो है अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब ये जो वृषण और अंडाशय है ये भी क्या है, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनमें भी क्या हो रहा है, विशेष हार्मोन का स्राव होता है, और उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, उसका नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन क्या करेगा, ये जो है जननांगों को टेस्टोस्टेरोन यानी कि नर हार्मोन या फिर जो एस्ट्रोजन है मादा हार्मोन, वो स्रावित करने के लिए जो है उद्दीपित करेगा, यानी कि वो इनको निर्देशित करेगा कि भाई मनुष्य में यानी कि नर के अंदर जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करना है। और ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, सीधे रुधिर प्रवाह में स्रावित किए जाते हैं। यहाँ से ये शरीर के विभिन्न स्थलों पर यानी कि अपने लक्ष्य स्थल तक ये पहुँचते हैं। और जब हम बात करें किशोरावस्था की या यौवनारंभ वाली अवस्था की, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तन हैं, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का विकास और लड़कियों में स्तनों का विकास, ऐसे परिवर्तनों को जो है ये प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव में जनन काल की अवधि। हम कह रहे हैं कि मानव में जो है जनन की क्षमता किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है, यानी कि किशोरावस्था जब आ रही है तब जो है मनुष्य जनन के योग्य हो रहा है। अब ये अवधि कब तक होती है, तो हमें पता है कि जो लैंगिक हार्मोन होते हैं उसके द्वारा क्या होगा, किशोरों के अंदर जो है शुक्राणु का और लड़कियों में जो है अंडाणु का निर्माण होने लगता है। जो वृषण है वो शुक्राणु का उत्पादन करते हैं, जबकि जो अंडाशय है वो अंडाणु का उत्पादन करते हैं। और ये जो किशोर किशोरियां हैं ये इस अवस्था में जनन के योग्य हो जाते हैं। तो लड़कियों में अगर हम बात करें तो लड़कियों में जननावस्था का प्रारंभ जो है कब से हो रहा है, 10 से लेके 12 वर्ष की आयु से होता है। और इस अवस्था में क्या हो रहा है इसमें कि ये जो अवस्था है ये 45 से लेके 50 वर्ष की आयु तक चलती है, यानी कि 10 या 12 वर्ष की अवस्था से लेकर जो 50-45 वर्ष की अवस्था है उस अवस्था तक स्त्रियां जो है वो जनन के योग्य होती है।
इसके अलावा इसके साथ साथ क्या भी होता है कि अंडाशयों में से जो है एक अंडाणु जो है परिपक्व होगा। और कब होता है ये? लगभग 28 से लेके 30 दिनों के अंतराल पर किसी भी एक अंडाशय से जो है इस अंडाणु का निर्मोचन होगा, यानी कि कहाँ आ जाएगा? ये अंडवाहिनी में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इस समय में गर्भाशय जो है उसकी दीवार मोटी होती जाती है, उसमें जो है कई परतें बनती जाती है। और इस अवस्था में यदि निषेचन हो गया है, अंडाणु का निषेचन हो गया है, तो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और वो युग्मनज कहाँ पर रोपित होगा? इस गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाएगा। लेकिन यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है, यदि अंडाणु जो है वो निषेचित नहीं हो पाया है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो जो अंडाणु है और गर्भाशय का जो मोटा स्तर है, जो इतने दिनों में 28 से 30 दिनों के अंतराल में जो जमा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे जो है निर्मोचित होता रहता है, वो निस्तारित हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि स्त्रियों में जो है प्रत्येक मास क्या होता है? रक्तस्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। और ये कब होता है? 28 से 30 दिनों में जो है वो एक बार ये होता है। और ऋतुस्राव जो होता है वो यौवनारंभ का संकेत होता है, यानी कि लड़कियों में जब ये ऋतुस्राव प्रारंभ हो रहा है तो वो किस बात का संकेत है? कि जो लड़की है वो अब जनन के योग्य हो गई है। तो वह जो अवस्था है वह रजोदर्शन कहलाती है, यानी कि ये यौवनारंभ के प्रारंभ में होता है। और इसके अंदर जो है हर महीने क्या होगा कि जो लड़कियां हैं उनके अंदर जो है हर महीने रक्तस्राव होता है। और उसमें अवस्था में क्या हो रहा है कि जो अनिषेचित अंडाणु है वो शरीर से बाहर निकलता है, तो वह अवस्था रजोदर्शन कहलाती है। ये जो अवस्था है ये 45 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों में लगातार चलती रहती है और उसके पश्चात ये रुक जाती है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह कहलाती है रजो निवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, ये हो गए लड़कियों के अंदर गौण लैंगिक लक्षण। ये लक्षण जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस भाग में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो अब मैं इस वीडियो पर आधारित आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था कौन सी आयु की अवस्था है, यानी कि कौन सी आयु में हम उसे किशोरावस्था कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।